देखो बेटा, ये क्लियर है ना? यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। यानी अगर आप न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, घटाओगे, तो वहां पे आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी अफेक्ट होगा, राइट? सो आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। नाउ द थर्ड इज दैट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है। कैसे भाई? कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है? यानी जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है? स्क्रीनिंग इफेक्ट आप सबको पता है कि जो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिफ्यूज शेप होने के चलते वो बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं। तो उस केसेस में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? घट जाती है ना? तो क्या बोलेंगे हम लोग कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो वैसे वैसे आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू बढ़ने लगेगी। ठीक है? तो एक दूसरे के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट आता है बेटा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट की। तो होता क्या है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट? पहले थोड़ा ये बता दूं आपको। सो बेसिकली पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ ऑर्बिटल टू मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, है ना? यानी द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्बिटल टू मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? पेनिट्रेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है? कि क्या टेंडेंसी है ऑर्बिटल की, है ना? द टेंडेंसी ऑफ ना ऑर्बिटल टू मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है? टू मूव टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ठीक है? तो इस चीज को याद रखना है थोड़ा सा आप लोगों को। डन? नो। ऑर्डर क्या होता है भाई पेनिट्रेटिंग पावर का? तो पेनिट्रेटिंग पावर का कुछ ये ऑर्डर होता है SPDF। यानी सबसे ज्यादा जो होता है पेनिट्रेटिंग इफेक्ट वो किसका होता है? एस ऑर्बिटल का। ठीक है? उसको किसका होता है? एस ऑर्बिटल का। फिर किसका होगा? पी का, फिर डी और फिर एफ। तो इस तरीके से ये वैरी करता है। यानी द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट फॉलोज द ऑर्डर SPD and F। ठीक है? नाउ व्हेन पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, जैसे ही पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज। ठीक है? आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू भी इंक्रीज होता है भाई, बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी पेनिट्रेशन इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ऑलवेज रिमेंबर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल आर मच मोर स्टेबल एंड दे शो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है? और ये एक्सेप्शन भी आता है कि बेरिलियम और बोरोन है, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जनरली एक्सपेक्टेड क्या था? तो एक्सपेक्टेड तो यही था, एक्सपेक्टेड कि बेरिलियम और बोरोन में, राइट, बेरिलियम और बोरोन में बोरोन का ज्यादा होना चाहिए था बेरिलियम से, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सिमिलर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, ये एक्सपेक्टेड था। बट इन एक्चुअल रियलिटी क्या होता है? एक्चुअल में ये होता है कि बेरिलियम का ज्यादा हो जाता है बोरोन से और इधर नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाता है ऑक्सीजन से। तो वाई दिस इज हैपनिंग? सो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ये होता है 1:2 एंड 2:2। अगर आप बोरोन का देखो तो ये होता है 1:2, 2:2 एंड 2p1। तो भाई ये फुल्ली फिल्ड है। ठीक है? हमें पता है एस में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ड्यू टू द फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ का ये स्टेबल होगा। That's why group 2 elements show higher ionization enthalpy as compared to group 30. ठीक है? Similarly, in nitrogen, we all know electronic configuration of nitrogen is like 1:2, 2:2 and 2p3. So this is a half filled। ठीक है? हाफ फिल्ड है ये। ठीक है? पी में आपको पता है तीन ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो ये 2p3 है, मतलब p3 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने के चलते, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने के चलते ये ऐसा बिहेवियर हमें दिखा रहा है। ठीक है? तो ये हम लोगों का ये हो जाएगा पूरा इसके लिए 1:2, 2:2 एंड 2p3। ठीक है? सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। बताओ एक बार। ठीक है? चलो, तो इसीलिए इसकी वैल्यूज ज्यादा होती है। आगे चले।
अब बात करते हैं, एक नोट लिख लो पहले। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, हैव अ मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ पीरियड, व्हाई? ड्यू टू द कंप्लीटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका ऑक्टेट देखो आप, N2 Np6 होता है, कंप्लीटली फुल्ली फिल्ड होता है। इसी के चलते ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, और इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ही ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट देखो, तो लेट अस सी द ग्राफ बिटवीन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ग्राफ देखने की भी तुम्हारे लिए जरूरत नहीं है ना, इसमें कवर हो जाएगा ये पूरा। अब ट्रेंड क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी का? तो ट्रेंड अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आप लोगों को, तो अगर मैं पीरियड की बात करूं, सबसे पहले पीरियड, पीरियोडिक टेबल में, तो अगर आप पीरियड के अक्रॉस जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी बढ़ेगी। जो एक्सेप्शन था वो मैंने आपको बता दिया, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, रीजन क्या था? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यही सब रीजन है, सिंपल। सिमिलर इन ग्रुप में देखो अगर, तो ग्रुप में क्या हो रहा है कि आयन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। यानी अल्कली मेटल है वो सबसे कम आयन एंथैल्पी होती है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी है, क्योंकि वो सबसे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट वाले एलिमेंट है, पहला ग्रुप ही है, तो ये सबसे कम आयन एंथैल्पी होगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी होंगे। और जैसे आप राइट की तरफ जाओगे, नॉन मेटल्स आएंगे, उनकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, और आयन एंथैल्पी बढ़ती जाती है। सिमिलरली अगर डाउन द ग्रुप आने की अगर बात करो, तो इट डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। जैसे ही आप टॉप टू बॉटम आते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ गया है, अब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो रीजन क्या है? द एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। तो सेम रीजन है जो लेफ्ट टू राइट का था। अब गेन एंथैल्पी को देख लेते हैं जल्दी से, कि गेन एंथैल्पी क्या होता है भाई। तो जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब था कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, राइट? सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब था इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। और गेन एंथैल्पी में क्या करना होता है? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं, तो समटाइम वी आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज्ड when the one electron is added to a gaseous neutral atom। यानी जब आप एक इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करते हो तो क्या वेरिएशन आता है। ठीक है, तो जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डन, समझ आ गया? अब देखो, सिंस डेल्टा एच इज नेगेटिव, सो द प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जो डेल्टा ई एच है वो नेगेटिव है, इसीलिए प्रोसेस क्या होगा हमारा? एक्सोथर्मिक होगा। तो प्रोसेस को एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम लोग बोलेंगे। नाउ अब देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन, मान लो एक नेगेटिव आयन है, उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर ही रहे हो, है ना, यानी व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन, एनर्जी इज एब्सॉर्ब टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्सेस, राइट? एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन, एनर्जी क्या होती है? एब्सॉर्ब हो जाती है टू ओवरकम दिस रिपल्सिव फोर्सेस। सो एनर्जी इज कॉल्ड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब ऐसे समझो कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ इस पे, और ये क्लोरीन नेगेटिव बना। अब आप ना इस पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो क्लोरीन ट्वाइस नेगेटिव होगा। अब इस केस में क्या होगा, ध्यान से, कि भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, और उसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराने जाओगे तो उस नेगेटिव के बीच एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जो आसानी से ऐड नहीं करने देगा। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सेकेंड गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, सेकेंड गेन एंथैल्पी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, क्योंकि वो नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है, और उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वहां पे रिपल्शन प्रोवाइड करेगा वो। तो सेकेंड गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव और एंडोथर्मिक इन नेचर। चलो, इसका यूनिट भी सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी या किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो क्या ट्रेंड इसका आता है। तो अगर मैं पीरियड के बारे में बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, जैसे ही एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। नोट देखो, हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एफिनिटी दोनों एक ही चीज है, तो हैलोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, हाँ, अब पीरियड की बात हो रही थी कि पीरियड पे जाने पे वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगा, क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो सेम रीजन है।
अगर ग्रुप की बात करो तो डाउन द ग्रुप आने पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज, मतलब वहां पे ना इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कभी भी ना इंक्रीज डिक्रीज बोलने से बेटर है आप ऐसे बोला करो कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि पॉजिटिव गेन एंथैल्पी है। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर आप डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं जल्दी, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो यू हैव टू गिव सम एनर्जी एज वेल। सो बोलते हैं कि पॉजिटिव गेन एंथैल्पी नीचे आने पे बढ़ती है ना। तो जनरली जब भी इलेक्ट्रॉनिक गेन एंथैल्पी कहीं लिखा होता है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वो नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ही लिखा होता है कि भाई नेगेटिव वाली वैल्यू इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे तो टेंडेंसी नेगेटिव की इंक्रीज होगी। सिमिलरली डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, तो वही लिखा हुआ है। अब देखो एक्सेप्शन है ग्रुप में, बिल्कुल एक्सेप्शन है जी। कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है? देखो पहला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब लेफ्ट टू राइट बात कर रहे थे, सबसे राइट में तो नोबल गैसेज आता है, पर नोबल गैसेज की तो जीरो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, दे आर ऑलरेडी स्टेबल। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेज एलिमेंट इज जीरो, व्हाई? ड्यू टू द स्टेबल NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर मैं प्री ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो EA1 होता है ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड एलिमेंट। अब इसको मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल से, ठीक है, ताकि आप जल्दी से समझ सको। देखो मैं बोलूं कि मेरे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। तो जनरली अभी क्या बोल रहे थे आप लोग, डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक्सपेक्टेड क्या था, एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आप लोग? तो एक्सपेक्टेड आप ये कह रहे थे कि ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन का ज्यादा हो और फ्लोरीन क्लोरीन में फ्लोरीन का ज्यादा हो क्लोरीन से, तो ये एक्सपेक्टेड था, होना चाहिए। अभी भी पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप में है ना सल्फर और क्लोरीन, तो इनका तो कम होना चाहिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन से। बट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक्चुअल में कुछ ये होता है कि सल्फर का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से और क्लोरीन का ज्यादा हो जाता है फ्लोरीन से, ये रीजन होता है। मतलब ये ऑर्डर देखने को मिलता है, तो भाई ऐसा क्या हो गया, रीजन क्या है, कैसा बिहेवियर है? तो देखो कुछ होता यूं है कि ड्यू टू, राइट, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए आता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन ऐड करना ड्यू टू द हाई रिपल्सिव फोर्स। देखो मान लो मैं बनाता हूँ फ्लोरीन के लिए, तो आपको पता है फ्लोरीन का पहला शेल और ये दूसरा सेल, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर अगले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन है। इस 7 इलेक्ट्रॉन में जैसे ही आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, ठीक है, जैसे ही आप इन 7 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, क्या होगा, क्या होगा बताओ? तो जैसे इन 7 में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये एक रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, दे प्रोवाइड रिपल्शन, तो एक बहुत अच्छा खासा रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, जिसके चलते होगा क्या, ड्यू टू दिस, इस रिपल्शन के चलते क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो कि फ्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही और ऐड होने को आया तो क्या हुआ वहां पे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और ऐड होने को वहां पे आया तो वहां पे हम लोगों को ये बिहेवियर देखने को मिला, ठीक है, कौन सा बिहेवियर, कि भाई ये रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके चलते यहाँ पे इनकी गेन एंथैल्पी नेगेटिव नहीं रही, पॉजिटिव हो गई। सेम काम यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में भी होता है, ठीक है, इसीलिए होना चाहिए था ऑक्सीजन और फ्लोरीन का, लेकिन होता सल्फर और क्लोरीन का है, क्योंकि सल्फर और क्लोरीन का साइज बड़ा है तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ गए? तो ये पूरी कहानी है बेटा इन दोनों के पीछे, वही रीजन है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ एटम एंड स्ट्रॉन्गर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से कैसे डिफरेंस है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, कि भाई क्या टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट की कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। जैसे कि HF है तो इसमें F की टेंडेंसी है कि ये ना H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले और दे बिकम पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव बना दे। तो इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है।
अब देखो, अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। यानी उस तरीके से मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ये तो बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जा सकता है कि इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इट्स नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। हाउएवर सम स्केल्स आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से बिल्कुल डिफरेंट है। नाउ, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की कोई यूनिट भी नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हैज नो यूनिट, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट आर मेजर बाय यूजिंग द फॉलोइंग स्केल। तो पहला स्केल है पॉलिंग स्केल, दूसरा है मल्किन स्केल, और फिर एक है आल्ब्रेट रॉसल स्केल। सबसे फेमस जो स्केल है इसमें से वो बेटा पॉलिंग स्केल, ठीक है? तो पॉलिंग स्केल का नाम आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो, तो पॉलिंग स्केल क्या था? In 1992, Linus Pauling, an American scientist, assigned arbitrarily a value of electron activity of 2.1 to hydrogen, and values are given for other element based on the hydrogen value. मतलब इन्होंने क्या किया, एक हाइड्रोजन के लिए वैल्यू दे दिया 2.1, और फिर बाकी सभी की वैल्यू ना इसके बेसिस पे निकाला कि भाई अगर किसी का वैल्यू मान लो टोटल 4 आ रहा है, तो बोल दिया 2.1 तो हाइड्रोजन का है, बाकी जितना भी होगा वो उस एलिमेंट का होगा। तो उस एलिमेंट का इस तरीके से अलग 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 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू को इन्होंने कैलकुलेट किया, ठीक है? मल्किन स्केल क्या था? तो मल्किन स्केल इज द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों का एवरेज था। एंड इट इज एप्लीकेबल ऑफ मोनोवैलेंट एटम ओनली, ठीक है? मोनोवैलेंट के लिए ही एलिजिबल है। जैसे कि आप आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालो, दोनों का सम करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो आप। तो अगर आप ऐसा कर देते हो, तो इसी से जो वैल्यूज निकलती थी वो मल्किन स्केल कहलाता था। यानी इफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप इसको 5.6 फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? और किलो जूल पर मोल में है, तो आप इसको इस वैल्यू से डिवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्किन स्केल का यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर ये चीज? And अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, तो इसमें कोई ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं ग्रुप की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। पता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट वगैरह इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। यानी देखो, अगर मैं ग्रुप वन की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कितनी कम है? 1, 0.9, 0.8, 0.8, 0.7। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज हो रही है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, तो इनकी भी देखो डाउन द ग्रुप आने पे तो डिक्रीज ही हो रही है। यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कौन शो करता है? फ्लोरीन। ये याद रखना बेटा, फ्लोरीन जो 4.0 पॉलिंग स्केल पे इसकी वैल्यू आती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आर शोन बाय फ्लोरीन, जबकि मिनिमम कौन कर रहा है यहाँ पे? सीजियम, क्योंकि हाईली मेटालिक है। ट्रेंड देखो भाई, तो अगर मैं बात करूं पीरियड में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप आओगे तो घटेगी, ठीक है? कुछ सेम रीजन है दोनों का। अब देखो, यहाँ पे दे रखा है कुछ पहले पीरियड का और थर्ड पीरियड का। तो पहले पीरियड का देखो 1 से 1.5, फिर 2, 2.5, फिर 3, 3.5 और 4। सिमिलर थर्ड पीरियड का देखो 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 एंड 3। तो इस तरीके से वेरिएशन देखने को मिल रहा है अक्रॉस द पीरियड जाने पे, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी इट इज गिवन पीरियड हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी है? हैलोजन की। 4 और 3 देख रहे होगे आप। यानी मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को इम्पैक्ट डालते हैं? तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द बॉन्डेड एटम और एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज कि किस तरीके का एटम बॉन्डेड है, ठीक है? तो लेट अस नाउ इन अ ब्रीफ अबाउट द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो ये चीज तो समझ आ गई ना, डाउन द ग्रुप आने पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या जा रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सारा प्रॉपर्टी देख लो भाई एक बार जल्दी से। रुक जाओ। हाँ, तो फटाफट समरी दिखा देता हूँ सभी पीरियोडिक ट्रेंड की। तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की, तो ग्रुप में इंक्रीज होता है, पीरियड में डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगा ग्रुप में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सॉरी, और इन अ पीरियड डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज डिक्रीज। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूं तो वो भी इंक्रीज होगा इन अ ग्रुप और डिक्रीज होगा इन अ पीरियड। अब देखो नेक्स्ट क्या है बेटा,
तो नेक्स्ट है हम लोगों का आयनाइजेशन, और ये चारों चीजें देख लो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन अ ग्रुप डिक्रीज होगा, इन अ पीरियड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इन अ ग्रुप डिक्रीज होगा, इन अ पीरियड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन अ ग्रुप डिक्रीज होगा, और इन अ पीरियड वो वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फिर आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर आता है। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर देखो, डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज बिकॉज मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बिकॉज नीचे वाले तो बेसिक बना रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बेसिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा और ग्रुप में डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये है कुछ बेटा सारा कहानी। अब आपको इसी के बेसिस पे ये इन सब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन बच्चे इसके आंसर्स करते हैं फटाफट जल्दी से। चलो तो शुरू हो जाओ। बताओ भाई इसका आंसर। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। 2 मिनट का टाइम है सबके पास। अभी भी जो हमने पढ़ा उसको जस्ट एक बार रिवाइज किया आपने। अब इसके आंसर्स करना शुरू करना है, ठीक है। तो एक बार बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट है, yeah. Which of the following statement are not correct? The electron gain enthalpy of fluorine is more negative than that of chlorine. क्या ये सही है? नहीं, अभी भी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की ज्यादा है ना। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव देन क्लोरीन, ये तो सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में? तो ये तो सही बोल रहा है ना, कि डाउन द ग्रुप अगर जब आप आते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो वहां पे डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ एन एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट, right? And next, Al2O3 and NO are the example of amphoteric oxides. ठीक है, तो Al2O3 एक amphoteric oxide है, बट NO amphoteric नहीं है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, तो ये भी गलत बोल रहा है। तो ये गलत हो गया, और फर्स्ट भी गलत था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, तो ये भी गलत है। यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया, और क्या बचा? नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो डाउन द वे तो सही स्टेटमेंट है। यानी और सी भी गलत है, द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम डिपेंड्स अपॉन द एटम बॉन्डेड टू इट। तो कौन कौन से गलत हो गए बेटा यहाँ पे? दैट इज ए सी एंड डी, तो है ऑप्शन में, या दैट इज बी। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा तुम्हारा इसके लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किस किस का यही आया था जल्दी बताओ, किसी का आया था क्या ये? हम्म, चलो।
नेक्स्ट, फॉर द एलिमेंट बी सी एन एल आई बी ई ओ और एफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। जल्दी बताओ भाई। तो आपको सबको पता है लिथियम है, बेरिलियम है, तो लिथियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है। फिर आ गया बेरिलियम जो दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। फिर बोरोन आ गया। फिर बोरोन 13, फिर कार्बन फैमिली आ गई। फिर नाइट्रोजन आ गया, फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर फ्लोरीन आ गया। ठीक है। अब बताओ भाई, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ये नीट 2023 का, सॉरी जेई मींस 2023 का ही क्वेश्चन है ये। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा। पता है ना, ये एक्सेप्शन वाला ध्यान में रख के बताना कि ये सेकंड ग्रुप है, ये 15th है, ये 16th है। तो एक्सेप्शन कहाँ आता था, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में आता था एक तो, और एक ग्रुप 15 ग्रुप 16 में आता था ना। तो अब वही एक्सेप्शन देख के आपको बताने हैं। चलो, तो सबसे कम तो लिथियम का होगा, ये तो कंफर्म हो गया। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम और बोरोन में। तो बेरिलियम और बोरोन में बेटा होना चाहिए था बोरोन का ज्यादा, पर होता बेरिलियम का है। यानी कम बोरोन हो गया, बोरोन से ज्यादा क्या आ गया, बेरिलियम। फिर बेरिलियम से ज्यादा कार्बन। नाउ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में होना चाहिए था ऑक्सीजन का, बट होता नाइट्रोजन का है। तो इसके बाद तो ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन, और फिर फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में ये ऑर्डर बताओ। सबसे कम लिथियम, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। तो सबसे कम लिथियम, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। देखो, तो ये लिथियम हो गया, बेरिलियम बोरोन में बोरोन ज्यादा, तो ये तो गलत है। ये देखो, लिथियम बेरिलियम बोरोन में बोरोन ज्यादा, ये भी गलत है भाई। लिथियम, फिर आ गया बेरिलियम बोरोन से ज्यादा, ये सही है। और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। सो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। एक को असर्शन बोला है और एक को रीजन बोलना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो असर्शन में गिवन है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Ng+2 फ्रॉम Mg इज मच हाइयर, इज मच हाइयर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+, है ना। यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg+2 फ्रॉम Mg इज मच हाइयर देन दैट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+। इसका रीजन क्या दे रखा है, रीजन ये दे रखा है Mg+2 इज अ स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+। ठीक है। तो दो स्टेटमेंट है, दोनों में आपको बताना है असर्शन रीजन क्या गलत है क्या सही है। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg+2 फ्रॉम Mg। भाई Mg+2 बनाना है Mg से, तो Mg से Mg+2 बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। ठीक है। इज मच हाइयर देन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस Mg+, कह रहा है ज्यादा हाइयर है जितना कि आपको रिक्वायर है Mg+ बनाना Mg से। तो ये क्या बात सही है क्या, जल्दी बताओ, क्या ये बात सही बोल रहा है, इज दिस ट्रू। बताओ कि Mg से Mg+2। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि Mg द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म Mg+2 फ्रॉम Mg इज मच हायर, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, तभी भी बताया था आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ही ज्यादा होती है ना। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी पहले के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा ही होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला है, Mg+2 इज स्मॉल आयन एंड कैरी मोर चार्ज देन Mg+, तो बिल्कुल सही है। यानी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और बाकी सारी चीजें भी बिल्कुल सही बोल रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ गिवन एलिमेंट। सो एक गिवन एलिमेंट है, इसके लिए आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है। सो व्हाट आर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो अभी अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगी, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो ये चीज आप सुन चुके हो। सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फॉर अ गिवन एलिमेंट इज, तो इस गिवन एलिमेंट के लिए आपको इसका बताना है। तो चलो देखते हैं क्या करेक्ट ऑर्डर आ रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर दिस गिवन एलिमेंट। सो हमारे पास क्या क्या है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, एटी है और बीआर है। अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ से हम सबको पता है कि कौन एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ग्रुप 14 का एलिमेंट है कार्बन, ग्रुप 15 का है नाइट्रोजन है, पगले है, मतलब फॉस्फोरस है, तो NPAS है ना। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं। ठीक है। ग्रुप 16 का देखो, कुछ भी नहीं है। ग्रुप 17 से देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इसी में आता है आपका 18 एस्टेनाइन।
ठीक है, अब आपको बताना है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप आने पे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी घटती है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होते कौन से, हेलोजन ग्रुप होते हैं। तो हेलोजन ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट है, पहले उसमें मैं अंडरलाइन करता हूँ। कार्बन दे रखा है, फोस्फोरस, ब्रोमीन और एटी। तो पता है 17th ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। तो सबसे ज्यादा तो हो गया ब्रोमीन, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ऐसा ऑप्शन पकड़ा जिसमें ब्रोमीन सबसे ज्यादा है, तो दो ऑप्शन है, तो इन दोनों को तो नेग्लेक्ट करो। अब नेक्स्ट टू ब्रोमीन कौन आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो नाइट्रोजन आ जाए, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में से कोई एक आ जाए, या एटी भी आ सकता है। तो अब कौन आएगा भाई, या कार्बन है। तो अब कैसे देखोगे आप, तो क्योंकि कार्बन फर्स्ट एलिमेंट है इस ग्रुप का, फॉस्फोरस तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, और ये जो एटी है वो तो और भी बहुत ज्यादा नीचे हो गया, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, कार्बन, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो जो फर्स्ट सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा इस तरीके के होते हैं। तो आप क्या बोलोगे, बी आर और सी में कौन होगा, बी आर और सी हो गया। फिर क्या हो जाएगा बेटा, फिर आपका आ जाएगा एटी एंड देन पी। तो ये करेक्ट ऑर्डर हुआ, यानी ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, जल्दी से फटाफट बता दो। आपके लिए दे रहा हूँ, तब से मैं थोड़ा सा पानी पी रहा हूँ, उतने देर में आप लोगों को इसका आंसर कर देना, जल्दी फटाफट। क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज अ लिक्विड इनसाइड अ प्योर बॉइलिंग वाटर। ठीक है, आपको बताना है प्योर बॉइलिंग वाटर में विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज अ लिक्विड इनसाइड अ प्योर बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि प्योर बॉइलिंग वाटर में कौन एज अ लिक्विड रिमेन कर सकता है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं जल्दी से। तो हम सबको पता है बेटा, एक है लिथियम, एक है ब्रोमीन, एक है सीलियम, एक है गैलियम। तो गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है, ये याद रखना आप हमेशा से, कि गैलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही लो होता है, लेकिन अगर आप इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करो ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है, समझ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। मतलब अगर आप इसको वाटर के अंदर डाल भी दोगे तो 100 डिग्री करने के बाद भी ये बॉईल होके वेपर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसी का रीजन है कि गैलियम, यानी जो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम का होता है तो बहुत ही लो होता है, अराउंड 29.76 डिग्री सेल्सियस, यानी 29.76 डिग्री सेल्सियस पे ही ये मेल्ट हो जाता है। बट अगर मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, अराउंड 2400 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा है, तो ये जल्दी से बॉईल नहीं होता है। तो इसीलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल रिमेन एज अ लिक्विड इनसाइड अ प्योर बॉइलिंग वाटर, तो आप लिख सकते हो गैलियम। सो गैलियम रिमेन। ठीक है, तो इसीलिए गैलियम इसका करेक्ट आंसर होगा। Now, group 13 element reacts with O2 to form M2O3 type of oxide. Which of the following is the most basic oxide? तो हम सबको पता है बेटा कि जो ग्रुप 13 के एलिमेंट है, जैसे कि बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, थैलियम हो गया। तो बोरोन जो है ऊपर वाले सभी के सभी एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम और गैलियम जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक। और ये जो है वो क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये बनाते हैं बेटा बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड।
ठीक है, बेसिक। तो कौन सा सही है बताओ जल्दी। तो कौन सा सही हो गया हम लोगों का। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है Tl2O3, तो यही है जो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो Tl2O3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट वन। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम। बताओ किसके बीच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डिफरेंस मैक्सिमम है। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन को हाईली एक्सेप्ट करना चाहता हो और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता हो, बिल्कुल स्टेबल हो। तो वो दो एलिमेंट के नाम बताओ। तो ऑब्वियसली 17 ग्रुप के एलिमेंट बहुत हाईली टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। उसमें भी फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से भी, है ना। तो क्लोरीन, अब क्लोरीन और आर्गन है, क्लोरीन और नियोन है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन और नियोन, क्योंकि आर्गन तो नीचे आ जाता है तो इसकी गेन एंथैल्पी चलो थोड़ा ठीक है, लेकिन नियोन की बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो नियोन और क्लोरीन के बीच मैक्सिमम डिफरेंस है ना। इन द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन नियोन एंड क्लोरीन। नेक्स्ट देखो, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं तुम लोगों के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव अ हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट। हाफ फील्ड किसका है, तो हम सबको पता है हाफ फील्ड किस किस का होगा। ग्राउंड भी, वो भी ग्राउंड स्टेट में बोल रहा है ये। तो ग्राउंड स्टेट में किस किस का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसमें से। तो ये ब्लॉक का क्वेश्चन है बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो हमको पता है, अगर मैं बात करूं ईयू और पीएम की, तो ईयू और पीएम जो होते हैं, इनका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है भाई ईयू का। तो सबसे पहले ईयू का लिख के बता देता हूँ। इसका होता है एक्सी, जैसे इनर्ट गैसेस, एंड फिर शुरू होता है 4f7 6s2। उसी तरीके से पीएम का क्या होता है, तो पीएम का होता है हम लोगों का XE। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो फॉलोइंग हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन देयर ग्राउंड स्टेट देयर आस्किंग। ठीक है। तो एक तो ई हो गया और दूसरा क्या हो गया था हम लोग का पीएम। जस्ट वेट बेटा, बी तो है ही, और क्या हो जाएगा ईयू के अलावा 777। ठीक है। तो एक तो हमारा बी हो गया, एंड नेक्स्ट हो जाता है हम लोग का क्या हो जाएगा हमारा एस एम। राइट, बिकॉज एस एम का होता है हम लोग का 4f7 6s2। ठीक है। हाँ। तो एक, पहले मैं सबके लिख देता हूँ। अगर मैं जीडी की बात करूं, तो जीडी का क्या होता है XE, सेम। और यहाँ पे 4f7, एंड दिस इज 5D1 एंड 6s2। तो ये भी 4f7 है, ये भी 4f7 है। ठीक है। तो एक जीडी और एक ईयू, तो जीडी होगा और ईयू होगा, यानी बी एंड डी। ठीक है। तो बी एंड डी ओनली, सो बस बी और डी है जो इसका करेक्ट आंसर है, जीडी और ईयू। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। Given below are the two statement, assertion and reason. Assertion है आपका, the first ionization enthalpy of 3D series element is more than that of group 2 metal. जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 3D सीरीज एलिमेंट की, वो ज्यादा होती है, इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स। रीजन है, इन 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। कह रहा है जो 3D सीरीज एलिमेंट का होता है उसमें सक्सेसिव फिलिंग होता है, डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस होता है। अब आपको इस असर्शन और रीजन में बताना है, बताओ क्या क्या होगा। तो पहला असर्शन आपको ये दे रखा है कि the first ionization enthalpy of 3D series element is more than that of group 2 element। तो क्या ये बात सही है, जल्दी बताओ असर्शन पढ़ के। तो बिल्कुल बेटा, अगर आप ध्यान से देखो असर्शन को, तो क्या बोल रहा है ये असर्शन में। तो ये क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट इज मच मोर देन ग्रुप 2। नहीं, ग्रुप टू जो है, ग्रुप टू स्टेबल है भाई, अभी भी पढ़ा था, ग्रुप टू की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ग्रुप टू के आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो ये तो गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है 3D सीरीज का ज्यादा होता है ग्रुप टू से, नहीं ग्रुप टू का ज्यादा होगा। इन 3D सीरीज एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस, ये तो सही बोल रहा है, यानी ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। ठीक है, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। तो ये है बेटा सारे क्वेश्चंस चैप्टर के। तो तुम लोग भी एक बार ट्राई करना इनके क्वेश्चंस करने की, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो तुम लोग भी ट्राई करना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कि क्या क्या ऑर्डर्स होते हैं आयनिक अभी आयनिक रेडियस पे क्वेश्चन आ गया, तो अभी भी पढ़ा था। इस पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे, एस पे, फिर क्लोरीन, फिर पॉजिटिव, फिर ये, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यानी जितना ज्यादा अनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है, और कैटायन पे जितना बड़ा चार्ज होगा वो उतना छोटा होगा। सो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है। तो समझ आ गया क्या, जल्दी बताओ।
डन। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, और वहां फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा पूरा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और उसके आगे डिस्कस करेंगे, फिर आप लोग इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है।